इवनिंग इशिता, गुड इवनिंग सरस्वती, गीतिका, गुड इवनिंग कशिश, अंशुल, मनस्वी, गुड इवनिंग। एक मिनट, उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट की जरा एक बार रिएक्शन लिख के भेजना मनस्वी। साक्षी गुड इवनिंग, मंजीत गुड इवनिंग, गोपी गुड इवनिंग। मनस्वी इसकी रिएक्शन लिख के भेज दो मेरे पास। हाँ, लिख के भेज दो, मैं बताता हूँ अभी इसको। आज लैपटॉप हैंग हो गया, उसकी वजह से ना थोड़ा सा डिले हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक्स तो यही है ना कि बस क्या कहें, कभी अप डाउन हो जाता है ना। चलो कोई बात नहीं। आज का टॉपिक थ्योरेटिकल, इवन हम कहेंगे कि हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसे कोरोजन के नाम से पहचानते हैं। कोरोजन है, फ्यूल सेल है। जिन बच्चों के पास नोट्स हैं वो बेशक से नोट्स खोल सकते हैं और उसमें मार्क भी कर सकते हैं। पेज नंबर 12 पे कोरोजन का टॉपिक दिया गया है और आज के बाकी के टॉपिक भी आप नोट्स में ही बेशक से मार्क कर लेना, यहाँ समझते जाना और मार्क करते जाना। अच्छा, कल जो रिएक्शन थी उस रिएक्शन में मनस्वी ने पूछा है कि एन फैक्टर कैसे निकाला। क्या कोई बच्चा बताएगा कितना आता है एन फैक्टर? अगर एल्यूमिनियम का यहाँ एन फैक्टर हम फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास एल्यूमिनियम का एन फैक्टर कितना आता है, कि याद है किसी बच्चे को? फिर आज के टॉपिक की बात करेंगे। भुवी, कौशल, गीतिका, अगर आपने इससे वो न्यूमेरिकल किया है, लगता नहीं कि किया है क्योंकि आंसर मैच नहीं करेगा। आपके तीनों के एन फैक्टर से आंसर नहीं आएगा। हाँ ध्यान रखो आंसर नहीं आएगा। अंश नहीं, इससे भी जवाब नहीं है। अब मुझे मालूम पड़ जाएगा, देख लो कि किस किस बच्चे ने कल का क्वेश्चन न्यूमेरिकल होमवर्क में किया कि नहीं किया। आदि नहीं, ना बेटा ना, ना मुन्ना, इससे तो बात नहीं बनेगी। साक्षी नो, इसका मतलब कोई भी होमवर्क नहीं कर रहा। मुकुल नमस्ते बेटा। अर्पित नहीं। अंशुल ये तो बिल्कुल ही नहीं है, नहीं है। और मैंने कहा कि इस टॉपिक का ये मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, मोस्ट फेमस क्वेश्चन है। एन फैक्टर 4 अंश का नहीं, वो भी नहीं आएगा। एन फैक्टर 4 भी नहीं आएगा अंश का, वो भी ध्यान रखो। दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। हार्दिक खत्री ने भी क्वेश्चन नहीं किया, इसका मतलब देखो बात मालूम पड़ जाती है, आज नहीं तो कल बात मालूम पड़ी जाती है। देखो नालू, चलो देखते हैं किसका जवाब ठीक है। अंश का है, हार्दिक का है, प्रांजल का है, मधुर का है। चलो देखते हैं किसका जवाब ठीक है। ठीक है ना, नालू के। हमारे पास x की वैल्यू आएगी 3, यहाँ x की वैल्यू आएगी 0, यानी एक एल्यूमिनियम का n फैक्टर हमारे पास आएगा 3। एक एल्यूमिनियम का n फैक्टर 3 आएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। इस बात से एग्री करोगे? एक एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? 3 आएगा। एल्यूमिनियम का x की वैल्यू निकालोगे, ठीक है ना। कितने एल्यूमिनियम हैं काउंट करो, कितने एल्यूमिनियम है ये आपके पास? 4/3। एक एल्यूमिनियम का n फैक्टर है 3, तो 4/3 का कितना होगा? अब कुछ बच्चों का जवाब सही था, वो जवाब सामने आ चुका है। हाँ, कुछ का जवाब बिल्कुल ठीक था, n फैक्टर इज इक्वल टू 4। अब जो जो लिखे हुए हैं n फैक्टर 4, अंश का आया था, अंश का आया था, आदि का आया था, हाँ आदि का भी ठीक था। अंश का और आदि का, इन दो बच्चों का n फैक्टर, कौशल और भुवी का भी n फैक्टर ठीक था। तो ये हमारे पास n फैक्टर की वैल्यू ध्यान रखना, उसके अंदर यहाँ पर है n फैक्टर। इस रिएक्शन के अंदर एल्यूमिनियम का 4 आएगा, इस पॉइंट को ध्यान में रखने की जरूरत होगी। ठीक है ना। चलो अब जरा आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का टॉपिक जो आप जनरली क्लास 10th में भी केमिकल रिएक्शन वाला एक चैप्टर था उसमें भी पढ़ते थे, और यहाँ भी उसके बारे में कुछ काफ़ी चीज़ें पढ़नी हैं। हम बात करते हैं
कोरोजन की। अच्छा, पहले कुछ फ्लिप क्वेश्चंस। नाउ टेल मी, कोरोजन मेटल का होता है या नॉन मेटल का होता है? कोरोजन मेटल का या नॉन मेटल का? चलो, भुवी, गीतिका, प्रांजल, अंशुल, मनस्वी, शुभम, कौशल, मुकुल, नमन, यशिता, चलो ये बात मैंने मान लिया, अंशुल, परमजीत, मधुर, सरस्वती, कि भाई एक क्वेश्चन का जवाब तो जानते हो कि कोरोजन इज ऑफ मेटल। क्या कोई 2-3 मेटल का एग्जाम्पल दे सकते हो जिनमें कोरोजन होता है आयरन के अलावा? आयरन के अलावा गीतिका 2 मेटल का एग्जाम्पल दे दो। हार्दिक, ओके, और अंशुल, ठीक है, मुकुल, ठीक है, और रचित, कौशल, प्रांजल, नमन, चलो ठीक है, यानी हम ये मान लें कि दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर जानते हो। चलो, अब जरा इस बात को समझते हैं, पीपीटी पे ही ले चलता हूं आपको। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या मीनिंग रहेगा। सबसे पहले कोरोजन, मैंने कहा जिनके पास नोट्स हों वो नोट्स का पेज नंबर 12 खोल सकते हैं, अदरवाइज सामने से अपने नोट्स बना सकते हैं। तो कोरोजन का मतलब है स्लो ईटिंग ऑफ मेटल बाय एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड द मॉइस्चर। यानी जब हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर हो, गैसेस हो, और मॉइस्चर और गैसेस मेटल के साथ रिएक्ट कर जाएं और मेटल धीरे धीरे खत्म होने लग जाए, उसे हम कोरोजन के नाम से पहचानते हैं। तो स्लो ईटिंग ऑफ मेटल, तो हमारा ये कोरोजन सिर्फ और सिर्फ मेटल का होगा, नॉन मेटल का नहीं होगा। धीरे धीरे पढ़ोगे कि ऐसा क्यों होगा, रीजन क्या है, अभी आज मैं आगे धीरे धीरे आपको बताऊंगा। कोरोजन का एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ये सामने शिप है, बड़ा शिप है, लेकिन सॉल्टी वाटर की वजह से कोरोड हो चुका है, कोरोजन हो चुका है। अगर गोवा जाओ ना, तो जैसे ही एयरपोर्ट से हम पेंजिम सिटी की तरफ जाते हैं, बीच रास्ते में एक जगह बनती है जहां पर शिप बनाए जाते हैं, और वहां पर ऐसे ऐसे शिप आपको खूब दिखाई पड़ते हैं जिन पर कोरोड हो चुका है। वो इस पुराने शिप को स्क्रैप करते हैं और फिर उसे उसका मटेरियल निकालते हैं और फिर नया शिप बनाते हैं। तो स्लो ईटिंग ऑफ मेटल बाय एटमॉस्फेरिक गैसेस, जनरली ये हम जानते हैं आयरन में रेडिश ब्राउन कलर का ये दिखाई पड़ना, कॉपर में ग्रीन कलर का दिखाई पड़ना, सिल्वर का ब्लैक हो जाना, ये सभी के सभी कोरोजन के एग्जाम्पल रहते हैं। कोरोजन के कॉमन एग्जाम्पल जिनको कहा जाता है ये रहते हैं। अच्छा, क्या कोई बच्चा बताएगा कोरोजन की इसेंशियल कंडीशन क्या है? क्या कोरोजन हमेशा होता है या कोरोजन के लिए कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है? याद है मनस्वी, 2 रिक्वायरमेंट होती हैं, एक आपने बताई, भुवी ने भी बताई, गीतिका के दोनों जवाब सही, कौशल के दोनों जवाब सही, हार्दिक एक बेटर है एक नहीं, अर्पित एक बेटर है एक नहीं, प्रांजल दोनों जवाब सही, मनस्वी दोनों सही, मधुर सही जवाब है आपका, बिल्कुल ठीक है। तो हम कहेंगे कंडीशन ऑफ कोरोजन, ये देखो सिल्वर के ऑर्नामेंट अगर आपने देखे हो, चांदी के सिक्के देखे हो, जो ओरिजिनल चांदी के सिक्के होते हैं ब्लैकिश हो जाते हैं, ग्रीनिश से थोड़ा बहुत आ जाता है। कॉपर है, कॉपर में ग्रीनिश कलर आता है, इसे कोरोजन के नाम से पहचानते हैं। इसेंशियल कंडीशन ऑफ कोरोजन, मुकुल आपका जवाब आउट ऑफ द वर्ल्ड है, बिल्कुल दुनिया से अलग। हमारे अर्थ पे अभी ये जवाब नहीं माना जाएगा लेकिन हमारे अर्थ पे जो सामने दे रहा हूं वो जवाब माना जाएगा। प्रेजेंस ऑफ गैसेस एंड मॉइस्चर, या आप इसे मॉइस्ट एयर भी कह सकते हैं। गैसेस का मतलब जनरली CO2, SO2, NO2 एटसेट्रा। यानी अगर आपका मेटल मॉइस्चर के साथ है और इस तरह की गैसेस के साथ है तो कोरोजन होगा, वरना कोरोजन नहीं होगा। तो अभी अभी में टॉपिक बहुत सिंपल है, उसको सिंपलेस्ट बना के ही पढ़ना है। कोरोजन की डेफिनेशन आ गई और उसके बाद इसेंशियल कंडीशन में आ गया कि गैसेस एंड मॉइस्चर। नमन टेम्परेचर मत दो, टेम्परेचर एक्सेलरेट
और डी एक्सेलरेट की बात आएगी, यहाँ कोरोजन स्टार्ट करने की बात है, तो कोरोजन के लिए 2 ही कंडीशन लिखना और कोई तीसरी कंडीशन मत लिखना। अब हेडिंग डाल दो, फैक्टर अफेक्टिंग कोरोजन। एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर, थ्योरेटिकल है तो कई बार बच्चों को लगता है कि भाई हो जाएगा, और लास्ट तक आते आते यहाँ पर परेशानी बनी रहती है। पहली कंडीशन है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल, और अगर आपको याद हो मैंने ईएमएफ सीरीज में बताया था रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल। तो हम यही कहते हैं कि भाई जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है उसमें कोरोजन ज़्यादा होता है, उसमें कोरोजन फास्टर होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है। तो यहाँ लिखा है लोअर इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हायर इज द रिएक्टिविटी, हायर विल बी द कोरोजन। अब मेरा सवाल है आपसे, मैंने कहा कॉपर है, सिल्वर है, बताओ कहाँ पे कोरोजन ज़्यादा होगा? रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का, रिडक्शन पोटेंशियल सिल्वर का। अब तुरंत जवाब दे सकते हो जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, और सामने देखते ही मालूम पड़ा कि रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है? कॉपर की। बच्चों ध्यान रखो, एग्जामिनर क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं। हमारा ये टॉपिक आ गया कि रिएक्टिविटी और कोरोजन में क्या रिलेशन। अब वो ये थ्योरेटिकल तो नहीं पूछेंगे, वो इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल दे देंगे और आपसे कहेंगे कि भाई बताओ क्या है यहाँ पे रिएक्टिविटी। अब आप उसको वहां पे बता सकते हो, अच्छे से बताया जा सकता है। पॉइंट नंबर 2 इम्प्योरिटी। पॉइंट नंबर 2 इम्प्योरिटी। देखो कभी देखा है चांदी, अगर आप चांदी का ऑर्नामेंट लाते हो तो चांदी काली पड़ जाती है। अच्छा एक बात कभी देखना, कभी एक बात गौर करना, अगर कोई प्योर चांदी है, प्योर चांदी का टुकड़ा है, वो कभी काला नहीं पड़ता। लेकिन चांदी के अंदर अगर कुछ मिलाया हुआ है तो वो चीज काली पड़ जाती है। तो हम ये कहते हैं कि भाई जितने ज्यादा इम्प्योरिटी होगी उतना रेट ऑफ कोरोजन होगा, जितनी ज्यादा इम्प्योरिटी होगी उतना रेट ऑफ कोरोजन। क्योंकि अगर इम्प्योरिटी होगी तो 2 डिफरेंट मेटल होंगे, एक का पोटेंशियल ज्यादा होगा, एक का पोटेंशियल कम होगा, वहां पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जैसा एनवायरनमेंट होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, रिएक्शन होगी, और रिएक्शन की वजह से कोरोजन होगा। अभी आगे इसका मैकेनिज्म बताऊंगा तो आप इसके मैकेनिज्म में सीख पाओगे कि किस तरह की रिएक्शन होती हैं। तो अगर कोई आपसे पूछता है भाई इम्प्योरिटी से कोरोजन कैसे बढ़ता है, तो आप यही कहोगे ड्यू टू 2 डिफरेंट मेटल देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच रिजल्ट इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हेंस कोरोजन टेक्स प्लेस। वहां पे कोरोजन होता है। अब अगर आपसे किसी ने पूछा सिल्वर प्योर, सिल्वर इम्प्योर, किसमें कोरोजन होगा? तो सिल्वर इम्प्योर के अंदर कोरोजन होगा। इस बात को समझना, याद रखना। 2 फैक्टर हो गए, पहला रिएक्टिविटी और दूसरा इम्प्योरिटी। प्योर मेटल कभी भी कोरोड नहीं होता, जब तक उसके अंदर दूसरा मेटल इम्प्योरिटी नहीं आती तब तक वहां पे कोरोजन नहीं होता। इस बात को ध्यान रखना। स्टेन्स एंड स्ट्रेन्स हमारा अगला पॉइंट है, स्टेन्स एंड स्ट्रेन्स। देखो इसका मतलब क्या हुआ? स्टेन्स एंड स्ट्रेन्स का मतलब सरफेस। एक तो होता है स्मूथ सरफेस और एक होता है रफ सरफेस। जैसे देखो ये 2 मैं रिंग ले रहा हूं, 2 रिंग है। पहली रिंग बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल स्मूथ है, यहां पर कुछ भी स्ट्रेन्स और स्टेन्स नहीं है। लेकिन दूसरी में आप देख सकते हो वहां पे स्मूथ सरफेस नहीं है। अब अगर सरफेस स्मूथ नहीं होगा तो इसके अंदर मॉइस्चर आ सकता है, इसके अंदर गैसेस आ सकती हैं, और मॉइस्चर और गैसेस अगर प्रेजेंट है तो कोरोजन होता है, वरना कोरोजन नहीं होता। और जो आपका ये स्मूथ सरफेस है, स्मूथ पे वाटर का रिटेंशन मुश्किल होगा, गैसेस का रिटेंशन मुश्किल होगा, और इस वजह से वहां कोरोजन मुश्किल से होगा। तो जितना सरफेस स्मूथ होगा मॉइस्चर का रिटेंशन नहीं होगा, गैसेस का रिटेंशन नहीं होगा, और वहां पे कोरोजन नहीं होगा। ये पॉइंट याद रखना। जितना चांदी के गहनों में जितना डिजाइन बनवाएंगे
उतना उसके काले बढ़ने के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि उस डिजाइन में मॉइस्चर ऐड होती है, वहां वाटर के साथ साथ CO2 SO2, और उसकी वजह से कोरोजन वहां पे बढ़ता है। तो स्टेन्स एंड स्ट्रेन्स, इस पॉइंट को याद रखना। हमारा अगला फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट। देखो अगर नोट्स में पढ़ रहे हो ना तो ध्यान रखना, ये फैक्टर साथ साथ उस पर मार्क करना। ये फैक्टर पेज नंबर 13 पे हैं। कुछ एक दो फैक्टर मैं एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ, उन्हें अलग से नोट कर लेना। उसमें क्वेश्चन भी मैं लिखवाऊंगा तो उसे भी आप अलग से नोट कर लेना। तो फैक्टर अफेक्टिंग द कोरोजन में अगला है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कभी एक बात देखी है, एक खाली पानी है, नॉर्मल पानी है, नॉर्मल पानी है, नॉर्मल नॉर्मल पानी के अंदर अगर हम कहें तो वहां पे कोरोजन कम होता है, लेकिन पानी में अगर नमक मिला दो तो कोरोजन बढ़ता है, रेट ऑफ कोरोजन बढ़ती है। तो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब पानी में जितने ज्यादा सॉल्ट होंगे, लाइक NaCl, MgCl2, CaCl2 वगैरह, पानी में जितने ज्यादा सॉल्ट होंगे उतना ज्यादा कोरोजन। अब आपसे क्वेश्चन पूछा, रिवर के वाटर में कोरोजन ज्यादा होगा या सी वाटर में कोरोजन ज्यादा होगा? हर एक बच्चा जानता है सी वाटर में सॉल्ट ज्यादा होते हैं, तो वहां पे कोरोजन ज्यादा होगा, फास्ट होगा। एक चीज कभी देखना, अगर मैं इलाके की बात करूं ना, देखो जब हम 9th-10th क्लास में थे तो हम हिंदू स्कूल पढ़ने गए। हिंदू स्कूल का पानी हमसे पिया नहीं जाता था, सॉल्टी पानी होता था। यानी अलग अलग इलाकों में पानी का फर्क होता है। सेक्टर की तरफ अगर आओगे तो पानी का टेस्ट अलग है, अगर शहर में जाओगे, मंडी की तरफ जाओगे तो पानी का टेस्ट अलग है। अब यहाँ पर एक बात पाई गई है कि पहले कूलर का इस्तेमाल ज्यादा होता था, अब तो चलो एसी हो गए, पहले कूलर ज्यादा यूज हुआ करते थे। और उसमें हम क्या देखते थे कि जो कूलर 14-15 सेक्टर के इलाके में लगाए जाते हैं वो ज्यादा साल चलते हैं, लेकिन जो शहर में लगाए जाते हैं, पुराने शहर में जिसको कहा जाता है, वो इतना नहीं चला करते थे। वहां पे पानी सॉल्टी होता था, सॉल्टी पानी होने की वजह से कोरोजन बढ़ता था, रेट ऑफ कोरोजन बढ़ती थी। कूलर जल्दी जंग लग जाती थी, खराब हो जाते थे, बाल्टियां जल्दी खराब हो जाती थी, क्योंकि वहां पे कोरोजन की रेट बढ़ जाती थी। तो हमें अपने इस पॉइंट को याद रखना है कि सेलाइन सॉल्यूशन, सेलाइन मतलब जैसे NaCl डाल दिया, सेलाइन सॉल्यूशन उसको कहा जाता है, रेट ऑफ कोरोजन ज्यादा होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। रस्टिंग ऑफ आयरन इन सेलाइन वाटर अदर देन ऑर्डिनरी वाटर इज फास्टर, वहां ये फास्टर होता है। इस पॉइंट को आपने ध्यान रखना है। अगर ये क्वेश्चन याद रख पाओ तो बेटर है, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पर, और इस क्वेश्चन का जवाब वहां पे मेंशन कर देना, और इस क्वेश्चन को वहां पे बता देना कि भाई ऐसे सेलाइन वाटर सॉल्ट होगा, आयन होंगे, रिएक्शन बढ़ेंगी, रिएक्शन बढ़ेंगी तो वो रिएक्शन कैटेलाइज हो जाएंगी और उस वजह से वहां पर ये प्रोसेस बढ़ेगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का जवाब सामने गिवन है। ये क्वेश्चन नोट्स में अक्सर नहीं होते, यहीं से लिख लेना और स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहो तो ले लेना। अगला पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस। यहां हम एटमॉस्फेरिक गैसेस की अगर बात करते हैं तो मेनली CO2, SO2, NO2 की बात करते हैं। हम कहते हैं जितना ज़्यादा CO2 होगा, जितना ज़्यादा SO2 होगा, जितना ज़्यादा NO2 होगा, उतना ही ज़्यादा कोरोजन होगा। यानी मोर इज द पोल्यूशन, हायर विल बी द कोरोजन। एक कॉमन सा केस है, एक चांदी की अंगूठी है, उसे जंगल के इलाके में रख दो जहां पॉल्यूशन कम है, कोरोजन कम होगा। उसी चांदी की अंगूठी को अगर आप शहर के इलाके में रख दो जहां पॉल्यूशन ज्यादा है, गैसेस ज्यादा, वहां कोरोजन ज्यादा होगा। तो विलेज एरिया में कोरोजन कम होगा और शहर के इलाके में अगर हम देखेंगे
तो कोरोजन ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे गैसेस ज़्यादा होंगी और इस वजह से कोरोजन वहाँ पे ज़्यादा होगा। तो हमारे इस पॉइंट को अच्छे से समझ जाना, जो पॉइंट मैं आपसे कह रहा था कि पोल्यूशन, सो मोर इज द पोल्यूशन, हायर विल बी द कोरोजन। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना, इस पॉइंट को आपने समझ लेना है ना। अब हेडिंग डालेंगे और मेरे साथ साथ सीखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन। इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन, या इसे मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन भी कहा जाएगा। आप मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन के नाम से भी याद रखो। इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी और मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन दोनों का मतलब सेम है। यानी अब आपको कोरोजन की रिएक्शन सीखनी है कि कोरोजन कैसे होता है, और फिर उसके बाद मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। तो बड़े ध्यान से समझना, लिख लेना जैसे मैं बताता हूं। देखो, सपोज ये आपके पास आयरन का सरफेस है। आयरन का सरफेस स्मूथ नहीं होता, माइक्रोस्कोपिक ही सही, बहुत छोटे छोटे वहां पे डिप्रेशन होते हैं, और इन डिप्रेशंस के अंदर मॉइस्चर, एटमॉस्फेरिक गैसेस, यानी इसमें H2O भी होता है, एटमॉस्फेरिक गैसेस CO2, SO2 वगैरह, इस तरह की गैसेस भी वहां पे प्रेजेंट होती हैं। तो कोई भी मेटल अगर हो तो उसके सरफेस पे छोटे छोटे डिप्रेशन होते हैं, और उन डिप्रेशंस के अंदर मॉइस्चर, CO2, SO2 वहां पे प्रेजेंट होता है। अब होता देखो क्या है, ये H2O CO2 के साथ रिएक्ट करता है, यही H2O SO2 के साथ रिएक्ट करता है, यही H2O NO2 के साथ रिएक्ट करता है। मेटल के सरफेस पे H2O है, गैसेस हैं, इनमें आपस में रिएक्शन होती है। H2 और CO2 H2CO3 देते हैं, H2SO3 देते हैं, HNO3 देते हैं, यानी एसिड बनता है, मेटल के ऊपर एसिड बनता है। ये एसिड डिसोसिएट होते हैं, और इस तरह से वहां पे एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा आयनिक होता है, बहुत ज़्यादा आयनिक होता है, क्योंकि जो भी एसिड बनते हैं फिर वो अपने आयंस के अंदर डिसोसिएट होते हैं। अब इस चीज को चाहो तो 2 लाइनें थ्योरी में लिख सकते हो कि ऑन मेटल सरफेस मॉइस्चर एंड गैसेस रिएक्ट्स टू गिव लॉट्स ऑफ एसिड। वहां पे बहुत ज्यादा एसिड बनता है, और सिर्फ यही एसिड नहीं बनता, वहां पे जो वाटर होता है, वाटर भी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। यानी मेटल के ऊपर मॉइस्चर की प्रेजेंस में, गैसेस की प्रेजेंस में बहुत ज्यादा आयनिक एटमॉस्फेयर हो जाता है, बहुत ज्यादा चार्ज होते हैं, और ये चार्ज रिएक्शंस को इनिशिएट करते हैं। कई तरह की रिएक्शन होती हैं, उनमें से एक रिएक्शन ये होती है कि इतने सारे चार्जेस की प्रेजेंस में आयरन अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है और आयरन का ऑक्सीडेशन होता है, इतने सारे चार्जेस की प्रेजेंस में। अब देखो यहां पे मैं रिएक्शन तो कई लिखूंगा, लेकिन जिस तरह से बता रहा हूं, अगर उस तरह से बोलते भी जाओगे, लिखते भी जाओगे, तो आपको ये मैकेनिज्म बहुत छोटा लगेगा। लेकिन जब पूरी रिएक्शन लिखी लिखाई सामने होंगी ना, तो मैकेनिज्म काफी बड़ा लगता है। लेकिन अगर ये समझते जाओ कि H2O CO2 रिएक्ट कर गया, H2O SO2 रिएक्ट कर गया, H2O NO2 रिएक्ट कर गया, तो ये मैकेनिज्म काफी छोटा लगता है। इतने सारे आयंस की प्रेजेंस में आयरन का ऑक्सीडेशन हो गया, आयरन ने अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। हमारे पास बहुत सारे H आयन हैं, जहां देखो H आयन, ऊपर H आयन मिले हुए हैं, पानी से H आयन मिले हुए हैं। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन सामने आते हैं, H आयन तुरंत इन इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, और इस तरह से हाइड्रोजन बनता है। इक्वेशन नंबर 2, H आयन ने
इलेक्ट्रॉन को गेन किया। देखो आयरन ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, आयरन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। अब मेरा सवाल है, कोरोजन मेटल का ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है? जवाब सामने के सामने है कि मेटल इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, तो मेटल का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो कोरोजन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो कोरोजन इस वजह से किसका होता है, मेटल का, नॉन मेटल का कोरोजन नहीं होता, बिकॉज नॉन मेटल हैज टेंडेंसी टू गेन नॉट द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, whereas corrosion is only oxidation, corrosion में सिर्फ ऑक्सीडेशन होता है। तो इस वजह से मैं भी आगे क्वेश्चन लिखवा दूंगा, अभी सिर्फ यहां से समझते जाओ मैं क्या कह रहा हूं। तो मैंने कहा वाटर टूटता है, आयंस की प्रेजेंस में आयरन का ऑक्सीडेशन होता है। इसके इलेक्ट्रॉन को जितने एच आयन हैं, जो जो एच आयन इलेक्ट्रॉन लपक सकता है लपक लेता है, हाइड्रोजन बनता है। ये हाइड्रोजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है और ये तुरंत ऑक्सीजन से कंबाइन करता है और वहां पे वाटर बनता है, तुरंत ऑक्सीजन से कंबाइन करता है और वहां पे वाटर बनता है। एड इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को ऐड करो। तो अगर आप इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को ऐड करोगे तो देखो क्या बनेगा, H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन O2 ट्वाइस H2O, दोनों को ऐड करें, जो कैंसिल हो सकता है उसे कैंसिल कर दो। ऊपर 1 हाइड्रोजन है, नीचे 4 हाइड्रोजन है, तो ऊपर वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कैंसिल आउट हो गया, तो इक्वेशन बनी 4H पॉजिटिव प्लस O2 ट्वाइस H2O, इलेक्ट्रॉन भी हैं 4 इलेक्ट्रॉन ट्वाइस H2O, ये बनी हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ध्यान से देख लो, मैंने कहा जैसे बता रहा हूं, अगर याद करोगे तो आसान लगेगा। तो मेन रिएक्शन क्या हुई, वाटर आयन में टूटा, इसकी प्रेजेंस में आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ, आयरन के इलेक्ट्रॉन को H आयन ने गेन किया, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ऐड किया, ये इक्वेशन बन गई। अब बच्चों इक्वेशन नंबर 1 को देखो, क्या प्रोसेस है इक्वेशन नंबर 1, ऑक्सीडेशन। इक्वेशन नंबर 4 देखो क्या प्रोसेस है, रिडक्शन। इक्वेशन नंबर 1 ऑक्सीडेशन, इक्वेशन नंबर 4 रिडक्शन। अगर मैं फर्स्ट और 4 को मिला देता हूं तो लिखेंगे एड इक्वेशन 1 एंड 4 टू गेट रिडॉक्स रिएक्शन, टू गेट रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि एक ऑक्सीडेशन है एक रिडक्शन है, तो इन दोनों को आपस में मिला दो। तो इक्वेशन नंबर 1 ये रही, आयरन गिव्स यू आयरन +2 ट्वाइस इलेक्ट्रॉन, और इक्वेशन नंबर 4 है 4H पॉजिटिव O2 4 इलेक्ट्रॉन ट्वाइस H2O, जो कैंसिल होता है कैंसिल करो। आप देख पा रहे हो 4 इलेक्ट्रॉन एक में, 2 एक में, ऊपर वाली को 2 से मल्टीप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुए, ट्वाइस आयरन 4H पॉजिटिव O2 ट्वाइस Fe+2 ट्वाइस H2O, ये बनी हमारे पास इक्वेशन, कोरोजन की इक्वेशन यहां बन के आ गई कि आयरन प्लस H पॉजिटिव गिव्स यू O2 आयरन +2, ये बना। अब यहां पर जो आयरन +2 बना है, ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है, Fe2O3 बनाता है। Fe2O3 रिमेनिंग मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है और ये फाइनली Fe2O3 XH2O, जिसे रस्ट कहा जाता है,
ये रस्ट बनाता है, जिसे कोरोजन के प्रोसेस की एक टाइप रस्टिंग कहा जाएगा, ये यहां पर बनेगा। तो देखो ध्यान से, दोबारा से देख लो। अब मैं सारी चीज को फटाफट दोबारा से बताता हूं। वाटर का आयनाइजेशन हुआ, इसकी प्रेजेंस में आयरन का आयनाइजेशन हुआ, आयरन के इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन ने कैप्चर किया, हाइड्रोजन जो बना ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो गया, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ऐड कर दिया, 2 और 3 को ऐड करके ये मिल गई रिडक्शन रिएक्शन। फर्स्ट ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है, दोनों को ऐड किया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, दोनों को ऐड किया तो बनी रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में एटमॉस्फेरिक O2 और H2O से रिएक्ट हुआ, Fe2O3 बना, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड समय के साथ साथ मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है, Fe2O3xH2O, इसका नाम लिखो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड ये बनता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। नाउ बच्चों, आपसे सवाल पूछते हैं, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ रस्ट? रस्ट का केमिकल नेम क्या है? तो आपको सबसे लोअर एंड पे जवाब दिया हुआ है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड इज द रस्ट। ये रस्ट का नाम है, ये आप यहां से याद रखोगे, इस चीज को यहां याद रखोगे। ठीक बात है, स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, बेटर है, मैं कहूँगा आप इसको लिख लो, बेटर है, क्योंकि अब इसके बेसिस पे मैं कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। तो अब ज़रा ध्यान से इन कुछ क्वेश्चंस पे आओ और देखते हैं आप क्या जवाब देते हैं हमारे इन क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 1, जस्ट टेल मी व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन रस्ट? जवाब दो बच्चों। अंशुल गलत जवाब, मनस्वी गलत, गलत। तभी मैंने कहा था गौर से, ध्यान से, दोबारा से कॉपी में देखो। रचित बिल्कुल सही, हार्दिक सही, शुभम सही, मधुर सही, प्रांजल सही, सही जवाब है प्रांजल। अंश बिल्कुल ठीक है, करेक्ट आंसर। अंशुल सरोहा सही जवाब। मनस्वी क्या लिखा है ये? अर्पित मोर नहीं बेटा, एक ही जवाब दो एक ही जवाब, एक ही जवाब आएगा, दो नहीं। मनस्वी 2 आयरन क्यों लिखा? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा? मैंने तो ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी है, +2 नहीं है। देखो बेटा, आयरन मैंने अभी रस्ट का फार्मूला क्या बताया? Fe2O3 xH2O। इसका नाम क्या बताया? फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक। और फेरिक की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +3। फेरिक इज +3, तो हमारे इस क्वेश्चन का जवाब होगा +3। लिख लेना बाकी बच्चे भी, हमारे क्वेश्चन का जवाब होगा +3। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ रस्ट? रस्ट का फार्मूला ये तो मैं ही बता देता हूँ, ये रहा सामने दिया हुआ है, Fe2O3 xH2O, फार्मूला ऑफ रस्ट बन गया। अच्छा, इस क्वेश्चन का जवाब जल्दी से बताना, बताना जरा कितने बच्चों को याद है, जल्दी से। केमिकल नेम ऑफ रस्ट। अंशुल आपका सेकंड क्वेश्चन का जवाब ठीक है लेकिन अब थर्ड क्वेश्चन आ गया, सभी बच्चे अब जवाब बता सकते हैं, क्योंकि मैंने आपके नोट्स बनवाए इस तरह से हैं कि आप उन नोट्स में बताएं। सभी बच्चों का जवाब मेरे सामने आ रहा है, बिल्कुल सही। गीतिका गलत, गीतिका गलत कर गया आप, आयरन ऑक्साइड कहोगे तो गलत, ये नहीं बोलना आपने। फेरस ऑक्साइड भी आयरन ऑक्साइड होता है, तो जवाब गलत हो जाएगा। अभी देखो मैंने यहाँ लिखवाया तो है, ये लोअर एंड पे ये क्या नाम लिखवाया है देखो, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। साक्षी, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, पर्टिकुलरली ये नाम लिखना है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, पर्टिकुलरली ये नाम लिखना है हाइड्रेटेड। मैं लिख देता हूं यहाँ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ये पर्टिकुलर यही नाम होना चाहिए बच्चों। ध्यान से, एग्जामिनर के माइंड को हैक करना है, एग्जामिनर कहाँ नंबर देते हैं, कहाँ नंबर काटते हैं। अब देखो एक
सिंपल सा क्वेश्चन। हमारे ब्लड में आयरन होता है, लेकिन हमारे ब्लड में कोरोजन नहीं होता। पुरानी फिल्मों में डायलॉग होता था, अरे तुम्हारे खून में जंग लग चुकी है राणा। अब खून में जंग लग चुकी है, क्या कभी किसी बंदे को देखा है कि डॉक्टर ने कहा हो कि तुम्हारे खून में जंग लग चुकी है, तुम्हें पेंट खाना है? कोई नहीं कहता, कभी भी नहीं कहता। भुवी भुवी कह रही है कि हमारा ब्लड एटमॉस्फेरिक गैसेस के कांटेक्ट में नहीं रहता। ब्रीदिंग कहाँ से करते हो? ब्रीदिंग करते हो तो गैसेस लेते हो ना भुवी, तो वो तो कांटेक्ट में होता है, हमारी बॉडी में बिल्कुल होता है। हम ब्रीद आउट क्या करते हैं? CO2। CO2 इज द कंडीशन फॉर द कोरोजन, तो CO2 तो वहां पर होता है। मनस्वी मिक्सचर, तो ये किसने कहा कि मिक्सचर रिएक्ट नहीं कर सकता? मिक्सचर तो रिएक्ट कर सकता है। रचित, SO2 NO2 ना हो, CO2 तो है ना। और देखो SO2 NO2 क्यों नहीं होता? आप बाहर खड़े हो, आप सांस ले रहे हो, एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं, पॉल्यूशन कॉजिंग गैसेस हैं, SO2 NO2 आपके अंदर आता है, बिल्कुल आता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो वहां पर जवाब चाहिए। अंश, ब्लड में पानी होता है, तो ब्लड में पानी भी होता है, ब्लड में CO2 भी होता है, तो वहां पर तो कोरोजन होना चाहिए था, कोरोजन होना चाहिए था। अर्पित, एब्जॉर्ब नहीं हो, कोरोजन तो हो जाए ना कम से कम। अंशुल सरोहा, फेरिक आयन, फेरस आयन तो ऑक्सीडाइज हो सकते हैं ना। अभी मैंने रिएक्शन कराई थी कि Fe+2 ऑक्सीडाइज हुए थे Fe2O3 में, तो वो उसको कहा जाएगा। गीतिका कहती है प्योर फॉर्म, हाँ ये बात मान सकते हैं कि प्योर फॉर्म ठीक है। अच्छा देखो क्या होता है देखो क्या होता है, एक ना चैप्टर आएगा, चैप्टर, उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्सेस मतलब कोऑर्डिनेट कंपाउंड। कोई भी मेटल अगर कोऑर्डिनेट कंपाउंड की फॉर्म में होता है तो वो अपनी नॉर्मल प्रॉपर्टी नहीं शो करता। जैसे देखो क्या होता है, पोटेशियम साइनाइड होता है, पोटेशियम साइनाइड लीथल होता है, किसी की भी जान ली जा सकती है पोटेशियम साइनाइड से, ये लीथल होता है। लेकिन अगर किसी ने पोटेशियम साइनाइड खाया और उसे तुरंत फेरस साइनाइड दे दिया जाए तो पोटेशियम साइनाइड का कोई भी असर नहीं होता, उस बंदे की जान बचाई जा सकती है, उसका असर नहीं होता, क्योंकि वो उसको कॉम्प्लेक्स बना देता है। तो अभी एक बात ध्यान रखना, कोई भी चीज अगर कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में होती है तो वो अपनी नॉर्मल प्रॉपर्टी नहीं शो करती, वो नॉर्मल रिएक्शन नहीं शो करती। यही बात ब्लड में होती है। ब्लड में आयरन कॉम्प्लेक्स यानी कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड की फॉर्म में होता है। और आप जानते हो कंपाउंड की प्रॉपर्टी नॉर्मल एलिमेंट से डिफरेंट होती हैं, तो क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं तो इस वजह से ये कोरोड नहीं होता। और दूसरा, जो गैसेस होती हैं, हम ब्रीद इन करते हैं, गैस ली, तुरंत ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, यानी उन गैसेस को हमारी बॉडी में ज्यादा देर रुकने का समय नहीं मिलता और उस वजह से वहां पे कोरोजन ज्यादा नहीं हो पाता, कोरोजन वहां पे नहीं होता। तो ये हमारे ये 2 पॉइंट याद रखना, आयरन कोऑर्डिनेट कंपाउंड की फॉर्म में है जिसकी प्रॉपर्टीज नॉर्मल आयरन से डिफरेंट होती हैं। ऐसी पता है प्लांट में क्या होता है? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम, उसका भी कोरोजन नहीं होता, क्योंकि क्लोरोफिल भी एक कॉम्प्लेक्स होता है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है, मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। ऐसे ही विटामिन B12, 3 एग्जाम्पल दे रहा हूं, तीनों को अलग से लिख लेना। विटामिन B12, विटामिन B12 क्या रहता है? ये कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स होता है और यहाँ पे कोबाल्ट मेटल है लेकिन उसका कोरोजन नहीं होता, वहां भी कोरोजन नहीं होता। तो इस तरह से अपने इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना होगा कि जहां जहां मेटल कॉम्प्लेक्स में है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, वहां कोरोजन नहीं होता। लास्ट क्वेश्चन नोट कर लो बेटा, ये नोट्स में नहीं है। रेलवे ट्रैक डज नॉट कोरोड, रेलवे ट्रैक का कोरोजन नहीं होता, रेलवे ट्रैक में कोरोजन नहीं होता। देखा है ना, पटरियों में, पटरियों के ऊपर बहुत कम जंग लगी हुई दिखाई पड़ती है, बताओगे क्यों? क्या कोई बच्चा बता सकता है?
पटरियों में जंग दिखती है। हाँ कौशल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दिशा खुराना भी सही है। हार्दिक अप्रोक्सीमेटली सही है, अप्रोक्सीमेटली सही है इसका जवाब। क्योंकि नहीं क्या होता है ना, वहां पर एक तो वो जो आयरन है वो एक ट्रीटेड आयरन होता है, एलॉय की फॉर्म में होता है, और इस तरह के एलॉय बना दिए जाते हैं जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट के साथ होते हैं, जिनकी वजह से कोरोजन नहीं होता। और दूसरा, रेलवे ट्रैक पे क्या होता है ना, ट्रेन लगातार आती जाती रहती हैं, उनके फ्रिक्शन की वजह से इतना समय मिलता ही नहीं कि वहां पे कोरोजन हो पाए, इतना समय मिलता ही नहीं। तो पहला आंसर लिखो, ड्यू टू एलॉय ऑफ आयरन विच इज लेस रिएक्टिव, विच इज लेस रिएक्टिव। वहां पे जो रेलवे ट्रैक बना होता है वो इस तरह के मेटल से मिलकर बना होता है कि जिनकी रिएक्टिविटी लेस हो। और दूसरा पॉइंट लिखो, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस रिमूवल ऑफ मॉइस्चर, कॉन्टिन्यूअस रिमूवल ऑफ मॉइस्चर ड्यू टू मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स। लगातार ट्रेन्स मूव करती हैं, उसकी वजह से मॉइस्चर ज़्यादा देर तक रुकता ही नहीं है। तीसरा, फ्रिक्शन लिख सकते हो, फ्रिक्शन वहाँ पे होता है, और फ्रिक्शन की वजह से भी वहाँ पे कोरोजन नहीं हो पाता, टिक नहीं पाता। इस तरह से देखो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन। अब 11th-12th में कोई ये कहे कि कोरोजन की डेफिनेशन आएगी, सवाल ही नहीं उठता। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। अच्छा एक क्वेश्चन और लिखो, ये देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एक आपके पास। ये क्वेश्चन कहाँ गया, लेट मी सी, ये 3.15। ये क्वेश्चन अगर आता है तो आपने यहाँ मैकेनिज्म लिखना है कोरोजन का, ये ध्यान रख लो। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, अपनी वर्कशीट में लिख लो। क्वेश्चन नंबर 3.15, एक्सप्लेन हाउ रस्टिंग क्या है क्या नहीं है, जल्दी से इस पॉइंट को लिख लो। और ये मैकेनिज्म आपको यहाँ लिखना होगा। मुकुल किसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया बेटा, कौन से वाली शीट का? अभी शीट खोल देता हूं मैं। तो इक्वेशन नंबर 3.15 याद रखना, 3.15 अगर क्वेश्चन आता है तो इसका मतलब मैकेनिज्म ही आपको बताना होगा, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आंसर की शीट, अगर ये मुकुल ने भी इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया था तो फटाफट ले लो, फटाफट ले लो, और फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक मैं क्या क्या बता चुका हूँ, कोरोजन क्या होता है, कोरोजन के फैक्टर्स क्या हैं, और कोरोजन की रिएक्शन क्या है, और कोरोजन के बेसिस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या है। अब अगला है प्रोटेक्शन ऑफ कोरोजन, प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन। आप कुछ भी कह सकते हो, प्रिवेंशन कह सकते हो। अब प्रिवेंशन में 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, मैं बताऊंगा कौन कौन से। पहले नॉर्मल प्रिवेंशन की बात करो, ये तो हर एक बच्चा जानता है, बैरियर प्रोटेक्शन, यानी घरों में खिड़की दरवाजों में पेंट किया जाता है। मेटल के ऊपर जब पेंट करते हैं, मेटल के ऊपर जब पेंट करते हैं तो पेंट ऑयल बेस्ड होता है, ये वहां पे मॉइस्चर को आने नहीं देता, और इस वजह से कोरोजन नहीं होता। बड़े बड़े पाइप हैं, इन पाइप के ऊपर पेंट किया जाता है, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर पेंट किया जाता है, इसे बैरियर प्रोटेक्शन के नाम से पहचाना जाता है। ऑयलिंग की जाती है, साइकिल में चेन पे ग्रीस लगाई जाती है, कई बार मेटल पे ऑयलिंग की जाती है। तो इनका मेन मकसद होता है टू रिमूव मॉइस्चर। तो आपसे कह सकते हैं कि भाई पेंट क्यों करते हैं, पेंट करना ब्यूटिफिकेशन तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ टू प्रिवेंट मॉइस्चर टू अटैक ऑन मेटल, और उसके कोरोजन को प्रिवेंट किया जा सकता है, ध्यान रखना। ये तो नॉर्मल सा पॉइंट था, ये आई डोंट थिंक कि आपसे कुछ पूछा जाएगा, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करो। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करो। पहले मैं इसका मीनिंग बता दूं, देखो क्या होता है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। देखो सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में क्या करते हैं, सपोज आपके पास कोई मेटल है, आयरन है, ये आयरन मेटल है आपके पास, आयरन है, एटमॉस्फेरिक गैसेस यहां पे प्रेजेंट है।
अब एटमॉस्फेरिक गैसेस देखेंगी कि भाई आयरन है तो तुरंत इस पे अटैक होगा और तुरंत आयरन का कोरोजन होगा अगर एटमॉस्फेरिक गैसेस इसे देखेंगे। हम क्या करते हैं, आयरन के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर लगा देते हैं। जैसे यहां पर हम जिंक की लेयर लगाएं, इस प्रोसेस को अमलगम गैल्वेनाइजेशन के नाम से पहचाना जाता है। अगर यहाँ टिन की लेयर लगाते हैं तो उसे टिनेशन के नाम से पहचाना जाता है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जिंक लग गया, अब H2O और CO2 आयरन तक नहीं पहुंच पाएंगे और उसका कोरोजन नहीं होगा। यानी जिंक आयरन के ऊपर आ गया और जिंक कहता है इन गैसेस से कि भाई अगर आयरन तक जाना है तो पहले मेरी लाश पे से गुजरना पड़ेगा, मेरी लाश पे से गुजरना पड़ेगा। सेक्रीफाई करता है, बलिदान करता है। ये गैसेस भी बड़ी शरारती हैं। मॉइस्चर और गैसेस क्या करते हैं, कहते हैं नो प्रॉब्लम, पहले ये जिंक का कोरोजन करते हैं और फिर जब जिंक का कोरोजन हो जाता है फिर ये आयरन का कोरोजन करते हैं। गैल्वेनाइजेशन का मीनिंग ध्यान रखना। अब जरा मेरी बात को समझो। पहला, गैल्वेनाइजेशन का मीनिंग क्या है, पुटिंग ए लेयर ऑफ जिंक ओवर आयरन, गैल्वेनाइजेशन। टिनेशन किसे कहते हैं, पुटिंग ए लेयर ऑफ टिन ऑन आयरन। क्या गैल्वेनाइजेशन हमेशा प्रोटेक्ट करेगा? साइकिल का हैंडल चमकदार होता है, जिंक होता है। साइकिल की घंटी के ऊपर जिंक होता है। घरों में सीढ़ियों के ऊपर जो हम लगाते हैं, लोहा सा लगाते हैं, उसके ऊपर जिंक होता है। क्या वो हमेशा कोरोजन को प्रिवेंट करता है? नहीं, क्योंकि पहले ये गैसेस जिंक का कोरोजन करती हैं और जब जिंक का कोरोजन हो जाता है तो ये आयरन का कोरोजन करती हैं। तो गैल्वेनाइजेशन से कोरोजन को डिले जरूर किया जा सकता है लेकिन उसको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। तो सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में याद रखना, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन की डेफिनेशन, पुटिंग अ जिंक कोट, जिंक का कोट लगाना, ये दो चमकदार सी चीजें बन जाती हैं। टिनेशन और टिनिंग, पुटिंग अ टिन कोट ऑन मेटल, टिन कोट लगा देना मेटल के ऊपर, इसको कहा जाता है। नाउ राइट द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो बेटा, नोट्स में नहीं है, लिख लो। Why galvanized material starts corrode after some time? गैल्वेनाइज्ड मटेरियल यानी जिस पे जिंक की कोटिंग की है वो कुछ समय बाद कोरोड होना शुरू कर देता है। वो क्यों कोरोड होता है ये यहाँ पर आपसे पूछा गया। जवाब दे सकते हो, बता सकते हो? अभी अभी बताया मैंने आपको, क्योंकि पहले जिंक का कोरोजन होगा और जिंक का कोरोजन होने के बाद वहां पे इनर आयरन है उसका कोरोजन होगा, वो कोरोजन ऑब्जर्व होता है। तो ये सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना और इसको आपने बता देना है। साइकिल का हैंडल होता है ना, शुरुआत में बड़ा चमकदार, कोरोजन नहीं होता, लेकिन कुछ सालों बाद उस पर जंग लगना शुरू होती है। घंटी बड़ी चमकदार क्योंकि जिंक की लेयर है, लेकिन कुछ सालों बाद वहां पर जंग लगना शुरू होती है और इस वजह से उसका कोरोजन होता है। तो इस तरह के आयरन ऑब्जेक्ट के लिए सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, इसको याद रखो। वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो, कैथोडिक प्रोटेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिवेंट कोरोजन में से सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है कैथोडिक प्रोटेक्शन। देखो क्या होता है, पहले मैं आपको स्क्रीन पे समझाता हूं कैथोडिक प्रोटेक्शन क्या है, जरा समझो। कैथोडिक प्रोटेक्शन का इस्तेमाल बड़े बड़े आयरन ऑब्जेक्ट के लिए किया जाता है। बड़े बड़े आयरन ऑब्जेक्ट देखो जैसे क्या है, हावड़ा ब्रिज बहुत बड़ा ब्रिज है, अब उस ब्रिज के कोरोजन को प्रिवेंट करना है। एफिल टावर कितना बड़ा टावर है, उसके कोरोजन को प्रिवेंट करना है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती हैं, उन बड़ी बड़ी बिल्डिंग में आयरन होता है, आयरन में तो जंग लगता है, उसके कोरोजन को प्रिवेंट करना है। तो जितने भी बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हैं, पाइपलाइंस हैं, ऑयल पाइपलाइंस, वहां पे आयरन होता है, उसके कोरोजन को प्रिवेंट करना है। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना कि कैथोडिक प्रोटेक्शन कहाँ इस्तेमाल होता है, बिग आयरन ऑब्जेक्ट्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये बात याद रखना। नाउ अब क्या करते हैं,
अब जैसे सपोज ये आयरन है, ये आयरन है, एटमॉस्फेरिक गैसेस देखती हैं कि आयरन है, मॉइस्चर है, तो ये तुरंत आयरन का कोरोजन करवाती है। लेकिन हम क्या करते हैं, एक बैकअप प्लान करते हैं। हम इस आयरन को एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लाइक मैग्नीशियम, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लाइक मैग्नीशियम के साथ कनेक्ट करते हैं। मैग्नीशियम के साथ वायर से कनेक्ट करते हैं। जैसे एफिल टावर है ना, उसके नीचे मैग्नीशियम लगा दिया, मैग्नीशियम दबा दिया, उसके आसपास की मिट्टी के अंदर मैग्नीशियम लगा दिया, एल्यूमिनियम लगा दिया, जो भी मोर रिएक्टिव मेटल है। जैसे ही गैसेस आती हैं, ये गैसेस आयरन का कोरोजन करती हैं, आयरन का ऑक्सीडेशन होता है, आयरन का कोरोजन होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अब जैसे ही आयरन का ऑक्सीडेशन होता है, मैग्नीशियम से ये बात बर्दाश्त नहीं होती, मैग्नीशियम तुरंत अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है और वो इलेक्ट्रॉन तुरंत इस आयरन को दे देता है। आयरन ये इलेक्ट्रॉन लेके वापस अपने आयरन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे देखो, आप हो और आपका दोस्त है, आपका कुछ लॉस हुआ, आपके दोस्त ने वो लॉस की पूर्ति कर दी, यानी आपका नुकसान नहीं होने दिया। आयरन ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, लेकिन मैग्नीशियम ने देखा कि भाई का नुकसान हो गया, तो मैग्नीशियम तुरंत इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है और फिर वो इलेक्ट्रॉन वापस आयरन आयन को दे देता है और आयरन ज्यों क्या त्यों बना रहता है, आयरन का कुछ नुकसान नहीं होता। इसे कैथोडिक प्रोटेक्शन के नाम से पहचानते हैं। तो यहां पर ये पॉइंट देखना, अटैचिंग लार्ज पीसेस ऑफ एक्टिव मेटल वी कैन प्रिवेंट कोरोजन, कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। यहां पर जरा इस क्वेश्चन को लिख लो इंपॉर्टेंट मार्क करके कि नेम टू मेटल यूज्ड फॉर कैथोडिक प्रोटेक्शन। दो एग्जांपल याद रख लो, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये दो मेटल, कोई भी मेटल जिसका रिडक्शन पोटेंशियल आयरन से कम हो, उसका इस्तेमाल कैथोडिक प्रोटेक्शन में किया जाएगा। एक नंबर में मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आएगा, बिग पाइपलाइंस, वहां पे कौन से प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, तो आप ये वहां पर बता सकते हैं कि इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नाउ बच्चों क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन, व्हाई बिग शिप्स हैज मैग्नीशियम एट देयर लोअर एंड। शिप्स बड़ी बड़ी होती हैं, मालवाहक शिप तो बहुत बड़ी होती हैं, उनके बॉटम पे मैग्नीशियम लगा होता है। कारण यही है, आयरन इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, तो मैग्नीशियम अपना इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है, कोरोजन को प्रिवेंट करता है। सिंपल ये भी लिख सकते हो, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन ड्यू टू द कैथोडिक प्रोटेक्शन, ये लिख सकते हो वहां पे। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट कैन बी द मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन ऑफ बिग आयरन ऑब्जेक्ट, बड़े आयरन ऑब्जेक्ट के लिए, तो जवाब क्या है, कैथोडिक प्रोटेक्शन, ये आपका जवाब आएगा। और ये रेलवे वाला क्वेश्चन तो मैं पहले करवा चुका हूं, ये आपको यहां पर हमने पहले ही बता दिया है, ये यहां पर रहेगा। तो इस तरीके से ये पॉइंट याद रखना है कि इनसे कोरोजन नहीं होता। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। भूवी, कैथोडिक प्रोटेक्शन नोट्स में से करो, स्लाइड में से नहीं करना। कैथोडिक प्रोटेक्शन नोट्स में से करना है, स्लाइड में से नहीं करना। जैसे मैंने बताया ना, उसे अपने शब्दों में लिखना। आयरन ऑब्जेक्ट इज कनेक्टेड टू मोर रिएक्टिव मेटल, मैं बोल रहा हूं, आयरन ऑब्जेक्ट कनेक्टेड टू मोर रिएक्टिव मेटल, as iron loses electron, more reactive metals supply electron to iron, hence prevent its corrosion, उसके कोरोजन को प्रिवेंट करता है, ये आपने वहां पर लिखना है ध्यान से। ठीक है, अब बच्चों लास्ट में जल्दी से क्वेश्चन सीखो, क्वेश्चन सीखो। एंटी रस्ट सॉल्यूशन, एंटी रस्ट सॉल्यूशन देखो क्या होता है। अब कुछ सॉल्यूशन है, अल्कलाइन क्रोमेट, अल्कलाइन फॉस्फेट, रटना है। क्या होता है,